कहाँ तक किए थे? पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से यहाँ तक कर चुके थे। एक ये गाक्सा था विच वाज नॉट बाइंडिंग, दैट इज़ ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच इज़ नॉट बाइंडिंग, एंड पेज वाज एक्चुअली यूएनईपी, एक सेकेंड, यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज़। तो ये जो 2012 में रियो दे जनेरियो में हुआ था, दैट इज़ +20 वाला, 1992 से जोड़ा जाए तो जो 20 साल बाद वाला जो समिट हुआ था दैट वाज अगेन इन रियो दे जनेरियो। वहाँ पे ये पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी ये स्टार्ट किया गया था। इट इज़ अ यूएन मैकेनिज्म, ठीक है, टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज़, ठीक है। नाउ विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, ये भी हम कर चुके हैं। हेयर द वर्ड 21 एक्चुअली मीन्स 21st सेंचुरी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और ठीक है, नाउ अब कुछ ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स होती हैं जो फेल हो जाती हैं, नहीं काम कर पाती हैं, बिकॉज उसमें जो हेयर होते हैं वो टूट जाते हैं। हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। तो यहाँ से देखते हैं आप, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, एडवर्स चेंजेस ब्रॉट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ ठीक है, ये भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगी तो उसके कारण जो इम्बैलेंस होगा उससे भी हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है। द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो हाँ, फॉरेस्ट पॉलिसी विल एम टू बी बेनिफिशियल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी ठीक है, एंड एजुकेशनल पॉलिसी। तो ये देखो, ये लास्ट के जो दो हैं, इंडस्ट्रियल एज वेल एज एजुकेशनल पॉलिसी, दीज विल ऑल्सो बी इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। सो डू नॉट डिस्कार्ड दीज टू, ठीक है। इंडस्ट्रियल एज वेल एज एजुकेशनल पॉलिसीज ऑल्सो प्ले a good role, a great deal in maintaining ecological protection, ठीक है। Concerning global environmental facility, the following statement is correct. अब ये एक है global environmental facility, GEF in short. So it serves as the financial mechanism for conventional biological diversity, that is CBD. तो CBD में लगने वाले खर्चे को की पूर्ति कौन मैकेनिज्म कर रहा है? दैट इज़ दिस मैकेनिज्म, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, GEF। ये CBD में लगने वाले खर्चे को देखता है, एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC के सारे जो भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए खर्चा चाहिए, साथ ही साथ UNCBD के सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो खर्चा चाहिए, सब कुछ प्रदान किया जाता है GEF द्वारा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। अब ये कब बना था, इसका क्या कॉर्पस है, ये देखना पड़ेगा। नाउ प्लाशीमाडा, नाउ व्हाट इज़ प्लाशीमाडा? प्लाशीमाडा विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर इमेंस डैमेज टू द एनवायरनमेंट लाइज इन केरला। सो व्हाट इज़ दिस प्लाशीमाडा? प्लाशीमाडा क्या होता है, ज़रा देखते हैं। So Plashimada is a remote village in Palakkad district of Kerala that is known for its long-standing struggle for justice against Hindustan Coca-Cola Beverage Private Limited, HCBPL। अच्छा, so actually यहाँ पे ये कहाँ गया? ये हिल कैसे गया? कहाँ थे हम लोग? प्लाशीमाडा तो हाँ, ये हम देख रहे थे। फिर प्लाशीमाडा, so Plashimada which has been in the news for immense damage to its environment lies in Kerala। तो हाँ, तो it is a name of a place, it is the name of the place in the Palakkad district of Kerala that is known for its long-standing struggle for justice against the Hindustan Coca-Cola Beverages Private Limited। वहाँ पे खुल रही होगी तो उससे कुछ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा होगा, उसी की वजह से है। हालांकि ये काफ़ी लंबा स्ट्रगल चला था और पुरानी न्यूज़ हो गई अब। नाउ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी इसको बोलते हैं। The Genetic Engineering Appraisal Committee is constituted under the Environmental Protection Act 1986, ठीक है। Similarly, the Central Groundwater Authority, CGWA, and GEAC, ये दोनों के दोनों Environmental Protection Act 1986 में ही बनाए गए हैं। अगर यहाँ लिखने का जगह है तो लिख लो, that is GEAC, that is Genetic Engineering Appraisal Committee, and Central Groundwater Authority। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, किस लेजिस्लेशन के अंतर्गत आते हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 86 वाला है उसके अंतर्गत आते हैं ये दोनों। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट इज़
with reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture. What do you mean by that term? Assumes significance. The following facts fall under the conservation agriculture. तो मिनिमम टिलेज मतलब जानबूझ के ज़बरदस्ती बार बार लेवलिंग नहीं करनी है मिट्टी की, जैसे है वैसे रहने देना चाहिए, ठीक है. टिलेज नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, खुदाई वगैरह, ठीक है. यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर द सॉइल सरफेस, दैट इज़ ऑल्सो गुड प्रैक्टिस. अडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, दैट इज़ ऑल्सो गुड प्रैक्टिस, जिसको हम एक तरह से क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं साइंटिफिकली. सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर गुड. Then, as a result of their annual survey, the National Geographic Society and an international polling firm, GlobeScan, gave India top-ranking GreenDex 2009 score. This score is a measure of environmentally sustainable consumer behavior in different countries. तो GreenDex 2009 स्कोर, इसके बारे में ज़रा गूगल करना. GreenDex 2024 का देख लो. GreenDex will be at Asia Water 2024 from GreenDex is a study that measures consumer behavior in 4 areas: housing, transportation, food consumption, and goods. The study is used to track changes in sustainable consumption at the global level and within specific countries. Consumers can calculate their own GreenDex scores on the National Geographic website and compare their scores to other consumers around the world. Here are some other things to know about the GreenDex. The GreenDex library has documents, वीडियोस, पॉडकास्ट्स एंड इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, वो सब छोड़ो. तो क्या इंडिया की रैंक कोई है क्या इसमें 2024 में? सो इंडियाज़ रैंक इन द 2024 GreenDex इज़ एट द सेकंड प्लेस. सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, हियर आर सम अदर ग्लोबल इंडेक्सेस. नहीं, इसी में देखना हमको. GreenDex इंडेक्स बाय कंट्री, दैट इज़ 53.9. ये तो स्कोर है हमारा. हाउ कम इंडिया इज़ एट द सेकंड प्लेस इन दिस GreenDex? ओके, आई विल जस्ट राइट दैट. क्वाइट सरप्राइजिंग. इंडिया की सेकंड रैंक है ये पूरे वर्ल्ड में GreenDex 2024 में, ठीक है, लिख लेते हैं. इंडिया एट सेकंड इन GreenDex 2024, ठीक है. नाउ इट इज़ अ मेजर ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज. एंड हु कंडक्ट्स दिस GreenDex 20 इज कंडक्टेड बाय द GreenDex इज कंडक्टेड बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, ठीक है, लिखा तो हुआ था. Okay. The best strategy for environment-friendly sustainable development in Indian agriculture is mixed cropping, organic manures, nitrogen-fixing plants, and pest-resistant crop varieties. ठीक है. Now, India is a case of an over-urbanized country. Over-urbanized country. I don't think that is a correct assertion. Most of the large cities in India do not have adequate infrastructure. That is true. So, A is false, R is true. The investigator of natural farming is अब इनका नाम बस एक याद कर लो, फुकुओका, ठीक है, फुकुओका, मसानोबू फुकुओका. ही इज़ an investigator of natural farming. Would like to know more about that person. Who is? So, Masanobu Fukuoka, a Japanese farmer and philosopher who is considered the father of modern natural farming. He developed a method of agriculture that involved no-till, herbicide, and pesticide-free cultivation. His method is also known as the Fukuoka method. तो ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं सवाल में, व्हाट डू यू मीन बाय द फुकुओका मेथड? द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग और डू नथिंग फार्मिंग? डू नथिंग फार्मिंग. फुकुओका मेथड इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग द सीड्स, स्प्रेडिंग स्ट्रॉ, enriching the soil with clover and deep-rooted plants and making natural insecticides. ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे, फुकुओका. Very good question. The term greenwashing is best described by conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound, where in reality they are not. The Green Army for Environment Conservation was introduced by this country. So Australia, I think it is the only country where a Green Army for Environmental Conservation launch की गई थी, ऑस्ट्रेलिया में. During the mid-80s decade of 20th century, the negative aspects of development were discussed at large. Among the following was not such important: politics and development. So नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कब डिस्कस किए गए थे? मिड-80s के डेकेड में, 85-86 के आसपास. तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किए जा रहे थे. बट क्या नहीं था उसमें डिस्कशन में? पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है. देन असर्शन ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री. करेक्ट. ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरमेंटल बैलेंस इज़ मेंटेन्ड. ये तो गलत है.
ठीक है. So A is true, R is false. Now consider the following statements about the sustainable development and select correct answer. Based on the global indicator framework and data produced by national statistical systems and information collected at regional level, the United Nations Secretary General presents an annual Sustainable Development Goal Report. हो सकता है, हाँ सही है. Then Global Sustainable Development Report is produced to inform the quadrennial Sustainable Development Goal Review deliberations at UN General Assembly once every 4 years. अब जनरली ऐसे लंबे लंबे असर्शंस या स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं तो दोनों सही ही होते हैं. तो बोथ 1 and 2 करेक्ट हैं. ठीक है, तो ये पहला यूनिट हो गया इसका. अब थोड़ा और कर लेते हैं. सो इकोलॉजी इज़ द स्टडी बेसिकली ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच की कोऑर्डिनेशन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं. और इकोसिस्टम की अगर बात आए तो ये टांसले ने, सरनेम याद रखो बस, टांसले कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम. ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, देखो टांसले में ना एस आ रहा है और टी आ रहा है, और इकोसिस्टम में भी एस आ रहा है और टी आ रहा है. सो दैट्स हाउ आई रिमेंबर्ड. द फॉलोइंग statement is not true about ecosystem. It is a closed system. So ecosystem is not a closed system. It is very much open-ended and it is not even linear. ठीक है, हर तरफ से interactions होते हैं हर प्रकार के species में. So it is not a closed system and not even a linear system. The following 4 components constitute an ecosystem. तो abiotic होता है, फिर producers होते हैं, consumers होते हैं, decomposers होते हैं. Then the best description of the term ecosystem is a community of organisms together with the environment in which they live. It is an artificial ecosystem. तो राइस फील्ड जो होता है ये अपने आप में एक, अब इसको रटना पड़ेगा, ठीक है, एक अपने आप में एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है राइस फील्ड. ठीक है. The number of organisms that can be supported by the environment in a given area, that is called as carrying capacity. The following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role. So that is ecological niche. The actual location or place where an organism lives is called habitat, and the following ecosystem covers the largest area of the Earth's surface. तो ये marine ecosystem है. The following is the largest ecosystem of the world. Again, ocean. Among cutting forests, afforestation, rainwater management, and biosphere reserves, the following does not help to maintain ecological balance. तो cutting थोड़ी होगा. The main causes of ecological imbalance is deforestation in India. Among lumbering, social forestry, Van Mahotsav, and afforestation, the following act disturbs the ecological balance. Lumbering. The highest trophic level in an ecosystem is obtained by omnivorous. अब देखो highest trophic level in an ecosystem is obtained by omnivorous कैसे हो सकता है. यहाँ तो tertiary trophic levels are formed by organisms linked in food chain, वो तो ठीक है, but the highest trophic level in an ecosystem is obtained by the apex predators होना चाहिए इसका आंसर. ठीक है. So a food web starts at trophic level 1 with primary producers such as plants and can move to herbivores at level 2, carnivores at level 3 or higher, and typically finish with apex predators. तो अब omnivores ठीक है, आ तो सकता है वैसे. Trophic level omnivores constitute the highest trophic level in an ecosystem. Omnivores are the tertiary consumers and feed on both plants and animals. But not all omnivores eat all types of carnivores. अब आंसर में ये है तो अब क्या करें, मान लेते हैं. और now trophic level ठीक है. Among air, plant, bacteria and animals, the following is not a biotic component of an ecosystem. Air, plant is not a biotic. तो air है ना. The primary source of energy in an ecosystem is solar energy. ठीक है, ये भी सही बात है. Concerning the food chains in ecosystem, the following kinds of organism is known as decomposer organism. So fungi and bacteria, these are under the decomposer category. Among ants, deer, fox and tiger, the following are primary consumers. तो deer हो जाएगा, और हाँ deer ही होगा बस. ants भी आ जाएंगे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में. जबकि ants तो यार डिकम्पोज भी करते हैं, कमाल है, डिकम्पोज करते हैं एंड्स, और इनको प्राइमरी कंज्यूमर में डाल दिया है. इन अ फूड चेन, मैन इज़ प्राइमरी एज वेल एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर है बिकॉज वो घास साग वाग भी खा लेते हैं हम लोग, ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं विच आर सेम एज बेसिकली कार्निवोर्स. तो वी कैन ईट इवन द फ्लैश ऑफ गोट. सो 10% लॉ इज रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. ठीक है. अब ये इंडिया इज़ अ केस ऑफ एन ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री. ये तो हम कर चुके थे ना, ठीक है.
एक सेकंड, ये रिपीट क्यों हो गया है? अरे ये पेज 2 बार आ गया यार। एनीवेज, इन मरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन मरीन इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन्स. Among the biotic components of the ecosystem, the producer are green plants. Trophic level 1 includes green plants or producers. It is true about ecosystem. Producers are more than primary consumers. हाँ, the following pair is correctly matched. Green plants are producers of any ecosystem, ठीक है, जैसे कि phytoplanktons होते हैं मरीन में. और the correct order in the food chain of the various components of terrestrial grass ecosystem. तो अब ग्रास है, सबसे पहले आएगा ट्रॉफिक लेवल 1 पे, फिर ग्रास हॉपर आएगा, फिर फ्रॉग आएगा और फिर स्नेक आएगा. ये तो टिपिकल एग्जाम्पल है. द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, वही आ गया. द फॉलोइंग कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन. अब ग्रास को गोट खाएगी और गोट को ह्यूमन खा लेगा. द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम, एनर्जी ऊपर घटती है तो इट विल ऑलवेज बी अपराइट, ऑलवेज अपराइट. पिरामिड जैसा दिखता है इजिप्ट में, वैसा ही पिरामिड ऑफ एनर्जी दिखेगा across the trophic levels as long as it's the pyramid of energy. Then biomass pyramid. अब biomass बेसिकली ड्राई वेट होता है, मॉइस्चर निकाल दो तो जो वेट बचता है, तो इसमें अब इन्वर्टेड होता है, ठीक है. बायोमास पिरामिड इज़ इन्वर्टेड. ये मरीन में कह लो, मरीन या एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास पिरामिड इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है. Among grasshopper, toad, snake and cattle, the following organism is likely to show the highest concentration of DDT. तो जो इसमें टर्शरी होगा, तो इसमें टर्शरी क्या होगा? स्नेक होगा, ठीक है. उसी में सबसे ज़्यादा concentration of pollutants होंगे. The amount of energy during the transfer from one trophic level to another in an ecosystem is decreases. The following tree is considered to be an environmental hazard. Eucalyptus. Among eucalyptus, banana, neem and babool, the following tree is dangerous. Eucalyptus. The example of lentic habitat. Lentic habitat क्या होता है? Ponds and swamps को हम lentic habitat बोलते हैं. The example of lentic habitat is in the fresh water community is ponds and swamps. अब ये clear कर देते हैं. देखो, lotic is basically means running water or water in motion, whereas lentic is the standing water. So ponds, like a stagnant, where water is stagnant more or less for a greater part of the year, then that is a lentic habitat. The transitional zone between two distinct communities, that is called ecotone, and ऐसे regions में productivity काफ़ी ज़्यादा होती है. Most stable ecosystem is ocean and marine. Among grassland, cropland and rainforest, the following is an example of anthropogenic biome. तो ये cropland होगा, ठीक है. The following statements are correct. Most of the world's coral reefs are in the tropical waters. हाँ, क्योंकि थोड़ा सा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का पानी चाहिए, which is slightly on the higher side, and इतना warm water सिर्फ tropic regions में ही मिल सकता है, तो corals यहीं tropical waters में ही मिलेंगे, ठीक है. More than 1/3 of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines. That is also correct. Coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. That is also correct. Now, among hydrosphere, biome, lithosphere and biosphere, the following is the largest ecosystem. तो ये biosphere जो है, देखो साइज़ की बात की जा रही है, ठीक है. बायोस्फीयर सबसे बड़ा होता है और एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल वे में ये पूछा जा रहा है, ठीक है. अब बायोस्फीयर इंक्लूड्स एवरीथिंग, हाइड्रोस्फीयर, बायोम, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, सब कुछ आज समा जाता है बायोस्फीयर में. द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. इन केस ऑफ फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकिल, दैट इज़ फॉस्फोरस साइकिल. ये पूरा का पूरा सॉलिड साइकिल होता है, इसीलिए रॉक्स में स्टार्ट होता है और रॉक में ही समा जाता है. द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. हालांकि अभी ऊपर हमने 2 जगह देखा था कि किसी भी देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज वेल एज एजुकेशनल पॉलिसी वो भी कुछ हद तक रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी इज़ द स्लोगन ऑफ दिस मूवमेंट, चिपको मूवमेंट. ये नहीं पता था मुझे. तो इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी, हाँ सही बात है. इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी, दैट इज़ चिपको मूवमेंट से ये उभर के आया था. नाउ चिपको मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू प्लांट कंजर्वेशन एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द इकोसिस्टम आर करेक्ट. द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज बाय टांसले, करेक्ट है. Those organisms which produce their food themselves are called as autotrophs,
एंड द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी मैंग्रोव एरिया की सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ इकोटोन रीजन मिलता है, एज इफेक्ट देखने को मिलता है, फिर ग्रासलैंड आता है, और फिर लेक आता है, और लास्ट में जाके ओशन आता है। तो यहाँ मैंग्रोव सब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ये तो तुम बता ले जाओगे, लेकिन मैंग्रोव के बाद ग्रासलैंड होता है, एंड ग्रासलैंड इज़ स्लाइटली हायर प्रोडक्टिविटी जोन कंपेयर टू लेक और ओशन। यहाँ गलती कर सकते हो, तो ये याद कर लो कि ग्रासलैंड हैज़ अ हायर प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू lake or ocean. Now concerning food chains in ecosystems, the following statement is correct. A food chain illustrates the order in which chain of organism feeds upon each other. The following statement is correct. The energy flow in the biospheric ecosystem is unidirectional. Energy flow की बात हो रही है, energy flow unidirectional होता है, ठीक है, हाँ सही है, क्योंकि the source of all energy is sun, ठीक है, फिर वहाँ से निकल के पौधों में जाता है, तो अब पौधे से निकल के वापस सन में तो नहीं जाता है ना, तो जो डायरेक्शन प्रीडेस्टिन्ड डायरेक्शन है वो मेंटेन रहती है, सन से प्लांट्स में, फिर प्लांट्स से हर्बीवोर्स में, फिर कार्निवोर्स में, तो ये एक यूनी डायरेक्शन है, इसमें उल्टा नहीं चल सकते। द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय आर्ने नायस, तो इसमें नाइस याद कर लो, आर्ने नायस वाज द नेम ऑफ द पर्सन। डीप जैसे आजकल काफ़ी फैंसी वर्ड है डीप लर्निंग, उसी तरह से डीप इकोलॉजी भी शब्द इस्तेमाल किया गया था नाइस के द्वारा, NAES। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश वाज इनंसिएटेड बाय ग्रिनल। ये भी अच्छा सवाल है, ये इकोलॉजिकल नीश का जो कॉन्सेप्ट आया था, इकोलॉजिकल नीश दैट इज़ फंक्शनल रोल वाला कॉन्सेप्ट, तो ग्रिनल इज़ द person who actually coined the term ecological niche, and Nice was the person who actually coined the term deep ecology, ठीक है, deep ecology, Nice। The measurement unit of ecological footprint is global hectares, ये भी अच्छा सवाल है, global hectares is the measurement unit of ecological footprint कह लो, हाँ, not carbon, ecological footprint का unit क्या है, global hectare। The minimum area of the land required to completely sustain the life of the person is called ecological footprint. The minimum area of the land, तो ज़मीन की वो एरिया की रिक्वायरमेंट जो कि काफ़ी है एक इंसान के जीवन को सस्टेन करने के लिए, that is called as ecological footprint, and it is measured in global hectares. The following statement best describe the term social cost of carbon. Social cost of carbon क्या होता है? It is a measure in monetary value of the long-term damage done by a ton of carbon dioxide emission in a given year, of course in society, ठीक है। तो सोसाइटी के मद्देनज़र देखेंगे कि सोसाइटी का क्या नुकसान हुआ है बाय द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ गिवन ईयर, दैट इज़ कॉल्ड एज द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। अब पेज नंबर 9 से हम नेक्स्ट में देखते हैं।